गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। हम आज बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस की। एमपीपीएससी मेंस में 30 नंबर का मैथ्स बोला है। कैसे बोला है? उन्होंने स्पेशली दिया है सिलेबस में कि 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आने वाले हैं, यानी कि कितने मार्क्स हो गए? 9। 3 सवाल 3 नंबर के, 9 नंबर। उसके बाद उन्होंने बोला है कि 2 सवाल 5-5 नंबर के, यानी कि 10 नंबर ये हो गए। और उन्होंने स्पेशली बोला है कि एक सवाल आएगा 11 नंबर का, यानी कि 11 नंबर आप जोड़ लीजिए। टोटल कितना मार्क्स बोला है उन्होंने? 30 मार्क्स। ये कहानी है एग्जैक्टली आपकी एमपीपीएससी मेंस की। क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत इजी है। आप लोगों को एमपीपीएससी मेंस में जो मैथ्स आने वाला है बहुत इजी, बहुत नॉर्मल लेवल का मैथ्स आने वाला है। 30 में से 30 मैथ्स में पूरे से पूरे नंबर मिलते हैं बहुत इजीली। ये फ़ायदा आप उठाएं। 30 में से 30 लाना मैथ्स में बहुत बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपके सामने बात करूंगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये टॉपिक है जिसमें आता है मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है कि सर 3 नंबर में आएगा तो कैसे लिखेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर में, 5 नंबर में आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे लिखना है, 11 नंबर में आएगा कैसा क्वेश्चन है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। मतलब उसकी टेंशन आप बिल्कुल मुझ पर छोड़ दीजिए। हम बात करते हैं सीधे इस टॉपिक की। इस टॉपिक को मैं आपके सामने बिल्कुल एक कहानी बनाकर शॉर्ट में, कोशिश करूंगा 1 घंटे में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो। कहानी बनाकर शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा बहुत अच्छे से। आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि आपको एग्जाम देना है या कोई क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है। क्लियर? इसकी कहानी में थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए। इसी की कहानी के साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा कैसा क्वेश्चन 3 नंबर का है, कैसा क्वेश्चन 5 नंबर का है, कैसा क्वेश्चन 11 नंबर का है। ये चीज़ सेकेंडरी है, बहुत सरल सी बात है। आप बस इस कहानी में ध्यान दीजिएगा। मीन, मीडियन, मोड हमारी दुनिया में काम क्या आता है, क्या काम है इसका, क्या फ़ायदा मिलता है इसका, क्या है कहानी, उस कहानी में थोड़ा सा ध्यान देंगे। 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ 1 घंटे का। क्लियर? कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर इसको एंड अप करूँ। चलिए करते हैं बात मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक। एक और चीज, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी डाले हुए हैं, तो उन नोट्स को कैसे कवर करना है, मीन, मीडियन, मोड का नोट से एक एक छोटी से छोटी डेफिनेशन उस पर बिल्कुल ओपन करके रखी गई है आपके लिए। क्लियर? तो उस नोट्स को भी मैं ही बताऊंगा कैसे कहाँ से पढ़ना है, कैसे कहाँ से डेफिनेशन मिलेगी। लेकिन पहले आप टॉपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट अपना दिखाइए। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए हम बात करते हैं मीन, मीडियन और मोड की। माध्य, माध्यक और बहुलक, है ना? ठीक है, क्लियरली विजिबल है। चलिए देखिए, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। उसमें होती है 3 चीजें, मीन, मीडियन और मोड। अब छोटा सा इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल, मतलब कंप्लीट कवर करवाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब यूँ सोचिए कि जो कॉपी चेक करने वाला है, जितना वो सोच सकते हैं उसकी तुलना में लगभग 5 या 10 गुना आगे काम करेंगे, आगे सीखेंगे हम। कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं उन सभी को कवर करते हुए लगभग उसका 5 गुना करके, मतलब पेपर बनाने वाला जितना सोचेंगे ना, उससे ज़्यादा डीप में हम टॉपिक को खोल कर पढ़ेंगे, डेफिनेशन से लेकर एक एक सवाल, एक एक चीज़। ठीक है? थोड़ा सा चलिए कोशिश करूंगा 1 घंटे में पूरा टॉपिक आपका कवर हो पाए बहुत अच्छे से, है ना? चलिए देखिए, अभी बात करते हैं सबसे पहले मीन की। माध्य, मैं आपको बता दूं, माध्य मतलब होता है औसत। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 5 नंबर हैं, 2, 3, 4, 5 और 7, है ना? इनका निकालना आपको माध्य। माध्य मतलब क्या होता है? औसत। जो आप औसत निकालते हैं ना, अच्छा औसत कैसे निकालते हैं? मान लो 5 लोगों का औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो 5 को ऐड करके किससे डिवाइड देंगे आप? 5 से। आती है क्या बात समझ में? एवरेज कैसे निकालते हो? 5 लोगों का एवरेज निकालना है तो 5 को जोड़ के किससे भाग दोगे आप? 5 से। 2 लोगों का एवरेज निकालना, मान लो 2 लोगों का वेट है, एक 20 किलो का और एक 30 किलो का, 2 लोगों का एवरेज निकालना है तो दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड करोगे? 2 से। आई बात समझ में? तो मीन, माध्य कुछ नहीं है, माध्य सिर्फ एक औसत है, एवरेज है। तो मीन यानी कि क्या होता है? औसत। इसकी परिभाषा यदि आती है तो कैसे लिखेंगे? नोट्स में मैं आपको बता दूंगा, ध्यान देना, कहानी पर ध्यान दीजिए। परिभाषा आप खुद भी लिख दोगे, लेकिन मैं नोट्स आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस नोट से एक एक चीज़ आपकी क्लियर होगी और मैं बताऊंगा भी, लिंक भी बनवाऊंगा आपका कि नोट से कैसे क्लियर करना है। ठीक है? लेकिन अभी आप कहानी में इंटरेस्ट लीजिए। क्या है मीन? तो क्या है मीन भैया? औसत है। 5 लोगों का एवरेज निकालना है तो 5 को जोड़ के बाई 5 करेंगे, 2 लोगों का एवरेज निकालना, दोनों को जोड़ के बाई 2 करेंगे, बस इतनी सी बात है एवरेज। क्लियर? ठीक है? इसको जोड़ के हम 5 से भाग देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ये होता है मीन। आई बात समझ में? अब मैं बात करता हूँ मीडियन की। बस इतना ही है।
माध्य सिर्फ इतना ही है। अब आप सोचेंगे कि सर केवल इतना सा माध्य है क्या? इतना सा नहीं, देखिए इसमें क्या होगा। अभी जो आंकड़े आपको दिए, इसको बोलते हैं डेटा, आंकड़े। ये जो आंकड़े आपको दिए ना, ये बहुत सरल आंकड़े हैं। आई बात समझ में? केवल 5 ही लोगों का आंकड़ा है। अभी 100 लोगों का डेटा भी आपको दिया जा सकता है, 100 लोगों का। तो जब 100 लोगों का डेटा आएगा तो क्या इसी प्रकार से जोड़ जोड़ के करेंगे क्या 100 लोगों का? आई बात समझ में? तो वो जो 100 लोगों का बड़ा डेटा आएगा, बड़े डेटा के लिए हम सिंप्लीफाई करके टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। जब 100 लोगों का आंकड़ा होगा तो आप भी सोचिए, क्या 100 लोगों का आंकड़ा में से जोड़ पाएंगे क्या? इस प्रकार से कर पाएंगे क्या? नहीं। तो जब आंकड़े बड़े होंगे तो बस क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, जहां टेबल भी बनी हुई नजर आएगी। अभी आएगी आगे बात, है ना। लेकिन बेसिक से चीज क्या होता है? माध्य। तो माध्य होता है औसत, जितनी संख्या उसको जोड़ के किससे भाग देना है? 5 से। 2 है तो भाई 2 से। क्लियर? अब माध्यक की बात करते हैं, ठीक है। माध्यक, माध्यक मतलब बिल्कुल मिड पोजीशन, मध्य का। मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 5 नंबर हैं, 7, 3, 1, 2, 5। जैसे 5 नंबर है, इन पांचों का आपको निकालना है माध्यक। आई बात समझ में? माध्यक यानी कि जो बिल्कुल बीच में बैठा ना, बाय पोजीशन, स्थिति के आधार पे जो बिल्कुल बीच में। कौन है बिल्कुल बीच में? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी कोई भी डेटा आए ना माध्यक में, माध्यक में कोई भी डेटा है, सबसे पहले उसको आप लिखेंगे बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। आई बात समझ में? तो बढ़ते क्रम में लिखें इसको। सबसे पहले क्या है? 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 7। आई बात समझ में? बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जब भी ध्यान रखें, माध्यक में एक चीज मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान रखें, अभी 5 लोगों का डेटा है हमारे पास, अभी 100 लोगों का डेटा भी आएगा हमारे पास। आई बात समझ में? जैसे ही 100 लोगों का डेटा आएगा तो फिर वो सवाल टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा, बस वहां पर फिर नए नए फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। आई बात समझ में? क्लियर? लेकिन बेस यही है माध्यक का, ठीक है। माध्यक मतलब कहानी में, सीरीज में, श्रेणी में बिल्कुल बीच का। दिखाई दे रहा है ना सभी को क्लियरली? ओके, चलो। तो माध्यक मतलब बिल्कुल बीच का, बिल्कुल मध्य का। आई बात समझ में? तो अब आप देखो यहां पर, तो सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में। आई बात? उसके बाद माध्यक निकलेगा। बताओ बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? बिल्कुल बीच में 3 बैठा है कि नहीं बैठा है? आई बात समझ में? बिल्कुल बीच में कौन बैठा है? 3 बैठा है कि नहीं बैठा है? आती है क्या बात समझ में? क्लियर? तो इसका माध्यक क्या बनेगा? 3। अब मान लो, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो 5 नंबर है तो बीच में 3 आ रहा, मान लो 6 नंबर हुए तो चलो बात कर लेते हैं। चलिए 6 नंबर हुए इन केस, 7, 6, 2, 9, 5, 10, ये 6 नंबर है। आई बात समझ में? क्लियर? अब इनका माध्यक निकालना है आपको। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे छोटा बढ़ते क्रम में लिखेंगे पहले, तो बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे छोटा क्या है? 2, 2 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद क्या आएगा? 10। आई बात समझ में? एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, माध्यक मतलब जो बिल्कुल बीच का, पूरी सीरीज में बिल्कुल मध्य में जो बैठा होता है ना, वो होता है माध्यक। आई बात समझ में? अब देखो, इसके मध्य में 2 नंबर आएंगे, 6 और 7 आएंगे कि नहीं आएंगे? इसके मध्य में कितने नंबर आएंगे? 2 नंबर आएंगे, 6 और 7। तो इस केस में मध्य बिंदु 6 और 7 के बिल्कुल बीच में आएगा। अब बस ये देखो ना यार, सीरीज का बिल्कुल मिड पॉइंट, बाय पोजीशन, स्थिति के आधार पर बिल्कुल मध्य बिंदु, श्रेणी का मध्य। तो मध्य 6 और 7 के मध्य में आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? तो बताइए 6 और 7 के बीच में 6.5 होता है कि नहीं होता है? तो इसका माध्यक क्या बनेगा? 6.5, बिल्कुल मध्य में। तो जब इवन संख्याएं होगी, सम संख्याएं होंगी, जैसे आपके सामने कितने कितने आंकड़े हैं, ये कितने लोगों का डेटा है? 6 लोगों का। तो 6 लोगों में मध्य में 2 लोग आएंगे, तो 2 लोगों के बीच में हमेशा माध्यक आएगा। अब फॉर्मूला क्या है इसको निकालने का, कि भैया जब बीच में 2 लोग आए तो दोनों को जोड़ के क्या करना है? आधा करना है। जब बीच में 2 लोग आए तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे आप? आधा। ही बात समझ में? तो 6 और 7 कितना हुआ? 13, 13 बटा 2 कितना आएगा? 13 का आधा बताइए, 6.5 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? या फिर इन दोनों के बीच का, यार 6 और 7 के बीच में 6.5 होता है कि नहीं होता है? तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका ये, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। आई बात समझ में? इससे क्या निकलेगा? आपका माध्यक। तो आपको 2 चीजें समझ में आ गई कि जब 5 ही नंबर हो तो बीच में एक ही आएगा, मध्य बिंदु बस। तो इसका मध्य बिंदु आप सोचिए ना, पहले आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। आई बात समझ में? क्लियर? तो इसका मध्य बिंदु क्या आएगा? आपका 6.5। क्लियर? अब और थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें फॉर्मूले का यूज होता है, मैंने आपको क्लासेस में बताया है। आई बात समझ में? फॉर्मूले का यूज कैसे होता है देखिए मैं आपको बताता हूं। कहानी ऐसी है कि
जब, अब बताइए कितने आंकड़े हैं यहां पर? 5। इसको प्रेक्षण बोलते हैं, प्रेक्षण। एन, एन मतलब प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या लिखा है नोट्स में, है ना। यहां मैं शॉर्ट में काम करवाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि 1 घंटे में सब कुछ खत्म करना है। एन मतलब प्रेक्षणों की संख्या। बताइए यहां के प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। और यहां पे प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 6। आई बात समझ में? इसमें प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 6। यहां प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 5। 5 क्या है? एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है कि नहीं है? 5 क्या है? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। और 6 क्या है? इवन नंबर है, यानी कि 6 क्या है? सम संख्या है। इस वीडियो को आप लगातार देखते रहें, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, इससे आपका रिवीजन होगा, बहुत काम का है ना। तो इवन सम संख्या, ये बात समझ में। अब मैं आपको बता दूं, माध्यक में आपको 2 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। 2 फॉर्मूले देखने को कैसे मिलेंगे कि जब प्रेक्षण विषम हो तो फॉर्मूला अलग बनेगा, जब प्रेक्षण सम हो, इवन हो, तो फॉर्मूला अलग बनेगा। जब विषम हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? n+1/2th टर्म, n+1/2वां पद, पद यानी कि प्रेक्षण, है ना। ये फॉर्मूला बनेगा माध्यक निकालने का। और जब n आपका प्रेक्षणों की संख्या सम हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मैंने आपको बताया है क्लासेस में, n/2 नंबर का पद प्लस n/2 + 1 नंबर का पद, पद बटा 2, ये फॉर्मूला बनेगा। आई बात समझ में? तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, सीधी सी बात है, हमें तो लिखना है ना, डेरिवेशन लिखना है। ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हम कि ये माध्यक, ये माध्यक। हमें तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, पूरा लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में? तो उसके लिए क्या करोगे आप? पहले जैसे सबसे पहले आपने देखा कि भैया ये आंकड़ा है, सबसे पहले आप आंकड़े को बताइए, आरोही क्रम में जमाओगे। आई बात समझ में? तो क्या लिख सकते हो आप? सबसे पहले तो दिया गया है, जब लिखोगे कैसे? जब ये सवाल आएगा तो इसको लिखोगे कैसे? 3 नंबर या 5 नंबर या 11 नंबर में आता है ये सवाल, या तो 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आएगा, 11 नंबर में नहीं आएगा। ये बात समझ में? यदि 3 नंबर में आता है तो बिल्कुल सरलता से 2-3 लाइन में खत्म कर दें। 5 नंबर में आता है थोड़ा सा लिख दे, 5 या 6 लाइन भरनी है 5 नंबर में, इतना सा रूल है। आई बात समझ में? क्लियर? तो अब सुनिए मेरी बात, कैसे लिख सकते हैं इसको आप? दिया गया है, सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसी को वैसा का वैसा दिया गया ऐसा लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, है ना, इसको व्यवस्थित करने पर एक लाइन डालेंगे, इसको व्यवस्थित करने पर, तो व्यवस्थित करने पर, तो व्यवस्थित करने पर लिखने के बाद ऐसे व्यवस्थित करके लिख दोगे। देखिए 4 लाइन फिलअप हो गई कि नहीं हो गई? क्लियर? व्यवस्थित करने पर, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि भैया प्रेक्षणों की संख्या क्या है? 5, तो है ना, तो n बराबर कितना है? 5। इसके बाद क्या लिखोगे कि प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 5। आई बात समझ में? क्लियर? क्योंकि n क्या है? विषम है, क्योंकि n क्या है? विषम है। क्लियर? तो माध्यक का फॉर्मूला क्या बनेगा? माध्यक बराबर n+1/2वां पद बनेगा कि नहीं बनेगा? क्लियर? फिर उसके बाद आप n का मान रखोगे, n का मान कितना है? 5। रख दे n का मान 5। जब आप n का मान 5 रखोगे तो 5 + 1/2, 5 + 1/2 यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। आई बात समझ में? क्लियर? तो थर्ड टर्म, यानी कि इस फॉर्मूले ने क्या दिया? n का मान 5 रखोगे तो 6/2, 6/2 कितना हुआ? 3, यानी कि तीसरा पद। आई बात समझ में? फिर तीसरे पद का मान क्या है? अब देखो, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है। आई बात समझ में? फिर आप लिख देंगे कि भैया दिया गया है कि तीसरा पद बराबर कितना है? 3, तो तीसरे पद का मान सीधे आप क्या लगा दोगे? 3। तो बताइए आपका माध्यक आएगा कि नहीं आएगा? वैसे तो माध्यक बिल्कुल बीच का है, देखिए जब उत्तर ही निकालने की बात हो तो बिल्कुल बीच का सीधे दिख रहा है, लेकिन जब सवाल आएगा तो उसका डेरिवेशन कैसे लिखना, आई बात समझ में? क्लियर है? तीसरा पद और तीसरे पद का मान क्या डालोगे? 3। मैंने क्लास पढ़ाते पढ़ाते बताया, सिर्फ एक समरी तौर पर बना रहा हूं मैं स्पीड से। क्लियर? और जब इस प्रकार का आएगा तो n/2वां पद, n/2 + 1वां पद बटा 2। आई बात समझ में? इस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा इसका। और n बराबर कितना है? 6। रख दे n बराबर 6, तो 6/2 यानी कि तीसरा पद। n बराबर 6 रखोगे ना, जब सम है तो n बराबर 6, तो 6/2 यानी कि तीसरा पद, थर्ड टर्म है ना, तीसरा पद। क्लियर? प्लस, और n बराबर 6 यहाँ रखोगे तो 3 और 1 ये चौथा पद आएगा। क्लियर? बटा 2, तो भैया तीसरा पद और चौथा पद। आई बात समझ में? तो बताइए इसमें पहला पद 2, तीसरा पद क्या है? 6, तो तीसरे पद का मान क्या लगा दे? 6। आई बात समझ में? और चौथा पद क्या है? 7, तो चौथे पद का मान क्या लगा दे? 7। 6 + 7 यानी कि 13/2। बताइए 6.5 आएगा कि नहीं आएगा? आई क्या बात समझ में? क्लियर? 6 + 7/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो जब n विषम हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब n सम हो तो ये वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, चलिए, तो भैया मीन क्लियर हो गया आपका, मीडियन क्लियर हो गया। अब हम आएंगे मोड पर, यानी कि बहुलक पर। अब एक चीज़ मैं बता दूं, मीडियन को माध्यक की बजाय माध्यिका भी बोलते हैं। यदि इस प्रकार से आ जाए तो इसका मतलब
मीडियन ही होता है, माध्यक ही होता है, कंफ्यूज मत होना। वैसे ज्योमेट्री में, ज्यामिति में माध्यिका बोलते हैं मीडियन को, क्लियर। लेकिन यहाँ पर भी माध्यिका शब्द भी यूज हो सकता है, तो माध्यिका का मतलब माध्यक ही है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो मीन क्लियर है, मीन यानी कि औसत, मीडियन क्लियर है, मीडियन यानी कि बिल्कुल बीच का। और जब सम हो प्रेक्षण, विषम हो प्रेक्षण, तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब सम हो तो ये लगेगा। ये बात समझ में, रिवीजन बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। अब मैं आ जाता हूँ सीधे मोड पर, है ना। मोड की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। मोड की क्या कहानी है, तो देखिए मोड, बहुलक सीख लेते हैं, बहुलक, ठीक है। तो बहुलक की हम बात करें तो सुनिए मेरी बात, बहुलक में क्या आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुलक का मतलब है जो बार बार आए, जो क्या है, जो बार बार आए। आई बात समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 5 3 1 2 3, बताओ इसका बहुलक क्या है। तो बहुलक जो ज़्यादा बार आए, जो ट्रेंड में हो, तो बताइए इसका बहुलक 3 है कि नहीं है, सबसे ज़्यादा बार 3 आया कि नहीं आया। इतनी छोटी सी बात है, इतना छोटा सा है बहुलक, में आपको बता रहा हूँ, बस खत्म हो गया बहुलक, मोड खत्म। आई बात समझ में कि मोड क्या होता है, जो रिपीटेशन में सबसे ज़्यादा बार आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड। तो बताइए 3 सबसे ज़्यादा बार आया कि नहीं आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 7 6 2 3 6 1 5 4। आई बात समझ में। अब देखो इसमें कौन सबसे ज़्यादा बार आया, 6 सबसे ज़्यादा बार है ना, 6 2 बार है कि नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर। तो जो सबसे ज़्यादा बार आए वो क्या होता है, मोड। कोई और तो नहीं आ रहा ना डबल डबल, 1 7 2 3, नहीं 1 भी आ रहा है, सॉरी 1 भी आ रहा है। एक काम करो, इसमें एक और 6 लगा लो, ठीक है भैया। तो 6 कितनी बार आया, 3 बार आया। वैसे तो 1 कितनी बार आया, देखो 1 2 बार आया, लेकिन 6 कितनी बार आया, 3 बार। आई बात समझ में, क्लियर। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो होता है मोड। तो 6 कितनी बार आया, 3 बार। तो बताइए इसका बहुलक 3 बार, सॉरी बहुलक क्या बनेगा, 6। सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 6। आई बात समझ में, क्लियर। तो इसका बहुलक बनेगा आपका 6। बस इतनी सी बात है, यही बहुलक है। आई बात समझ में। अब हम सोचे कि सर इसके यूज़ क्या क्या होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप वास्तविक दुनिया में उपयोग में आता है। एवरेज, जैसे भैया किसी भी भीड़ के बारे में बताना है तो सीधी सी बात है, अलग अलग एक एक की लिस्ट थोड़ी ना बनाओगे, उसका औसत निकाल के बता दोगे। बाकी क्लासेस मैंने समझाया था, ये बात समझ में, क्लियर। जैसे हमारी देश की आय, कोई दूसरे देश का व्यक्ति पूछे कि भारत देश अमीर है, गरीब है, कैसा है। आई बात समझ में। या फिर भारत देश के लोग कितना कमाते हैं, तो क्या एक एक की अलग अलग आय निकाल के बताओगे क्या उसको। तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भारत की निकाली हुई है। आई बात समझ में, क्लियर। तो वो क्या है, औसत है ना, क्लियर। तो एक औसत निकाला हुआ है, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम इंडिया के लोगों की, क्लियर। जैसे पर कैपिटा इनकम पता चलेगी कि प्रति व्यक्ति किस हिसाब से कमाता है, तो उससे पता चल जाएगा तुरंत कि भारत देश के लोग कितना कमाते हैं। आई बात समझ में, क्लियर। तो औसत क्या बताता है, बड़े से बड़े भीड़ को, बड़े से बड़े डेटा को एक संख्या के रूप में प्रदर्शित कर देता है औसत। आई बात समझ में, क्लियर। बाकी थ्योरी की बात है तो वो सब नोट्स में मैंने आपको बताया है, क्लियर। आई बात समझ में, उसमें नोट्स में बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कहानी मीन मीडियन मोड की, क्लियर। अब सवाल कैसे बड़े होंगे, बस इतना ही है, माध्य माध्यक और बहुलक। सवाल कैसे बड़े होंगे, अब आपने देखा होगा कि सर हमने तो मीन में वो फॉर्मूला देखा, ये फॉर्मूला देखा, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि देखी, कल्पित माध्य विधि देखी, अज्यूम्ड मीन मेथड, है ना, और बड़े बड़े फॉर्मूले देखे सर, और आपने तो मीन मीडियन मोड इतने से मैं खत्म कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ मीन मीडियन मोड यही है। मीन यानी कि औसत, मीडियन यानी कि कहानी के बिल्कुल बीच का, और मोड यानी कि जो बार बार आए। ये 3 चीजें। आई बात समझ में। बस अब सवाल कैसे बड़े होंगे, कैसे उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी जो आपने देखे हैं। डेटा बड़े होंगे तो 6 लोग हैं, यहाँ 5 लोग हैं, यहाँ भी 6-7 लोग हैं। जब 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, तो क्या 1000 लोगों को ऐसे कर करके देखोगे क्या, नहीं। तो डेटा बड़ा होगा, तो बड़े डेटा को प्रदर्शित करने के लिए सवाल आपको 100 लोगों का डेटा ऐसे खुले में नहीं लिख कर देगा, वो 100 लोगों के डेटा के लिए आपको एक टेबल बना कर देगा। आई बात समझ में। 100 लोगों के डेटा के लिए क्या बना के देगा, टेबल। तो उस टेबल के लिए फिर हमें माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूलेस की जरूरत पड़ेगी। इतना इजी वे में हम काउंट नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा डेटा को बड़ा करेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेशली फोकस करेंगे मीन पर। किस पर फोकस करेंगे, मीन पर। आई बात समझ में। चलिए आ जाते हैं मीन पर, ठीक है। सबसे पहले रफ करता हूं इसको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मीन यानी कि माध्य। अब मीन पर पूरा प्रकाश डालेंगे, क्लियर। स्पीड से करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कम से कम टाइम पे आप लोगों का रिवीजन हो सके, क्लियर। चलिए आ जाते हैं मीन पर। मीन यानी कि माध्य होता है, औसत होता है। आई बात समझ में। अब जो शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें से आपको मैं जो बोल रहा हूँ उस पेज नंबर पर आ जाइए आप, जहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं। देखिए पेज नंबर 6 पर आ जाइए। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लिखा है। आई बात समझ में। पेज नंबर 6 पर, ठीक है। पेज नंबर 6 पर
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में टीम के फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल, 10 मैचों का डेटा दिया है टीम का, ठीक है, कितने मैचों का, 10 मैचों का। ये बात समझ में, 10 मैचों में फुटबॉल टीम का स्कोर क्या है, 2 3 4 5 0 1 3 3 4 और 3। आई बात समझ में, 10 मैचों का स्कोर है फुटबॉल, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में ऐसे ऐसे गोल किए। क्लियर, इनका माध्य भी निकालना, माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो एक बार इनका माध्य माध्यक बहुलक निकाल के मीन मीडियन मोड निकाल के थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं लिटिल बिट, ठीक है। अच्छा, माध्य कैसे निकालोगे इसका, अब सुनिए मेरी बात। अब सवाल है कि सर ये सवाल कितने नंबर में आ सकता है, मैं आपको बता दूं, ये सवाल या तो 3 नंबर में आएगा या फिर 5 में। ऐसा सवाल 11 नंबर में कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। इन केस आ जाए तो उसमें भी आप 2 पेज आराम से भर सकते हैं माध्य माध्यक बहुलक में। वो कैसे भरेंगे बात करेंगे। अभी नॉर्मली ये सवाल कितने नंबर में आएगा, क्योंकि 11 नंबर में आने के लिए बहुत सारे सवाल है हमारे पास। तो पेपर बनाने वाला इस सवाल को 11 नंबर में कभी नहीं देगा, या तो 3 में देगा या फिर 5 में देगा। तो कैसे लिख सकते हैं आप इसको, मान लीजिए इसमें माध्य पूछा है केवल, वैसे तो इस सवाल में माध्य माध्यक बहुलक तीनों निकालने को बोले। आई बात समझ में, क्लियर। तो केवल माध्य भी पूछ सकता है 3 या 5 नंबर में, केवल माध्य निकालो 3 नंबर में, या फिर केवल माध्य निकालो 5 नंबर में भी आ सकता है। आई बात समझ में, क्लियर। या फिर माध्य माध्यक बहुलक तीनों पूछेगा, तो तीनों पूछेगा माध्य माध्यक बहुलक, तो वो 3 नंबर में नहीं, वो 5 नंबर में पूछेगा। ये बात समझ में। चलिए सबसे पहले आप देखिए इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने के तरीके की बात करें, क्लियर। तो माध्य कैसे निकालोगे भैया, तो सबसे पहले लिख दोगे दिए गए प्रेक्षण, या फिर एक टीम ने 10 मैचों का फुटबॉल का अपना जो स्कोर दिया है उसको लिख के दिया गया है, सीधे प्रेक्षण लिख देंगे। प्रेक्षण लिखने के बाद आप जानते हैं माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है माध्य का फॉर्मूला, आपको पता है ना, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला x बार बताया है मैंने आप लोगों को, x बार। और कितने प्रेक्षण है ये, x1 x2 x3 x4 अप टू x10 है कि नहीं है, क्लियर। तो ये x1 है तो क्या फॉर्मूला लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x10 बटा 10। बताइए ये फॉर्मूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। जब 10 प्रेक्षण है ना, अब इसमें ये फॉर्मूला है, सीधे रख देंगे मान इसके 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस जो भी सारे मान है प्लस 3 तक है ना, सारे रख देंगे बटा 10। माध्य निकालने के लिए आरोही क्रम, ये क्रम वो क्रम जमाने की जरूरत नहीं है। वो आरोही क्रम में जमाने की जरूरत होती है केवल किसी में, माध्यक में, मीडियन में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ रैंडम सीधे रख सकते हो आप, क्लियर है ना। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि माध्य, सबसे पहले लिख दो दिया गया है ये सीरीज, उसके बाद हम जानते हैं कि माध्य, और सीधे फॉर्मूला लगा के और अगले में आंसर लिख दो आप सीधे। अब इसको जोड़ के आप उत्तर लिख देना, जो भी उत्तर आया। आई बात समझ में। और लास्ट में एक लाइन लिख देना कि फाइनली, है ना, कि क्या माध्य निकालना था ना, ठीक है। तो माध्य स्कोर है ना, टीम का माध्य हमें इतना प्राप्त हुआ, जो भी इतना प्राप्त हुआ, तो सीधे सीधे साधारण भाषा में लिखना है, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि सिर्फ माध्य निकालने को आया 5 नंबर में, इतने में आपको 5 नंबर आराम से मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 7 लाइन आराम से आपकी फिलअप होगी। बिल्कुल ईजी रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कितनी लाइन भरी नहीं भरी उतना मैटर नहीं करेगा। जो फॉर्मूला है वो लगा के सीधे सीधे सही आंसर लिख दोगे, पूरे नंबर मिलता है मैथ्स में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब मान लो फिर भी आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए क्या लिख सकते हैं, ठीक है। माना कि प्रेक्षण x1 बराबर 2, फिर ये प्रेक्षण x2 है, प्रेक्षण x2 बराबर 3, ऐसे कॉमा लगा के, प्रेक्षण x3 बराबर 4 3, एक लाइन में 3 लिखो, फिर अगली लाइन में अगले 3 लिखो, प्रेक्षण 4 5 6 7 8 9 10 प्रेक्षणों को ऐसे कर करके लिखोगे, 3 4 लाइन तो यही कवर कर लेंगे। यदि आपको बड़ा करना है तो इस प्रकार से बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि आपको 5 नंबर में लिखना है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इन केस ये सवाल 11 नंबर में आ गया, फिर आप इस प्रकार से थोड़ा सा ड्रामा करने की कोशिश करें कि x1 x2 x3 इनके लिए 3 4 5 लाइन इन्हीं से आप कवर अप कर सकते हैं। आई बात समझ में। लेकिन ये सवाल 11 नंबर में कभी नहीं आएगा। आई बात समझ में, ठीक है। 5 नंबर में आएगा तो x1 x2 x3 इस प्रकार से आप लिख दे सीधे, क्लियर, ठीक है ना। 5 नंबर में यदि आता है तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, क्लियर है। ये हमारा माध्य निकालने का तरीका, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है लिखने का। फॉर्मूला लिखो, सीधे आंसर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इसमें निकालना है माध्यक। चलो इनका यदि माध्यक निकालना है तो माध्यक के लिए आप क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में जमाएंगे कि नहीं जमाएंगे। मैं बता दूं ये सवाल 3 या 5 नंबर में आएगा, आप लोग लिख देना, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए पहले दिया गया प्रेक्षण, फिर क्या करोगे आप, दिया गया प्रेक्षण के बाद उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेक्षणों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 10 है, 10 यानी कि
प्रेक्षण दी, प्रेक्षणों की संख्या n बराबर 10, इसलिए सॉरी है ना, n बराबर 10, उसके बाद आप लिख देंगे क्योंकि n एक सम संख्या है, इवन है, क्या है, सम संख्या है, इवन है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद पूरा लिखना, प्रॉपरली ड्रामा करना है ना, ये माध्यक का फॉर्मूला बनेगा। और n बराबर 10 लगाना है यहाँ पे, तो 10/2 पांचवा पद प्लस 10/2 प्लस एक छठवा पद बटा 2, पांचवा पद छठवा पद लिखना और पांचवा पद, और ब्रैकेट में लिखना साइड में कि भैया पांचवा पद बराबर कितना है, 1 2 सॉरी आरोही क्रम में जमाने के बाद लिखना पांचवा पद है ना, और फिर छठवा पद इतना, और पांचवें और छठवें का वैल्यू डाल के फिर माध्य कितना, दिए गए प्रेक्षणों का माध्य ये प्राप्त हुआ। आई बात समझ में क्लियर। अब बहुलक की बात कर ले, है ना, बहुलक सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल 11 में नहीं आएगा, ये सवाल 3 या 5 नंबर में आएगा, 3 में आए 5 में आए, बस आप तो नेचुरली जो लिखना चाहें वो लिख दे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें बहुलक की, तो बहुलक में भी अरेंज करने की, सॉरी बहुलक में भी आप अरेंज कर देंगे तो अच्छा लगेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले दिया गया प्रेक्षण व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित करोगे। अब बहुलक क्या है इसका, सीधी सी बात है, 3 सबसे ज्यादा बार आया है ना, प्रेक्षण 3 टोटल कितनी बार आया, 3 बार है ना, तो प्रेक्षण 3 अधिकतम रिपीट कौन हुआ, प्रेक्षण 3 आपका अधिक बार आया कि नहीं आया। आई बात समझ में, ठीक है। तो प्रेक्षण 3 बार नहीं, कितनी बार आया है, 4 बार। तो प्रेक्षण 3 कितनी बार आया है, 4 बार। आई बात समझ में। तो प्रेक्षण 3 सबसे ज्यादा बार देखा गया है ना, अधिकतम प्रेक्षण 3 देखा गया, इसलिए इसका बहुलक कितना बनेगा, 3। इतनी छोटी सी बात है, बस इतनी छोटी सी बात आपको लिखनी। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था पेज नंबर 6 का। आई बात समझ में, जिसके जरिए माध्य, माध्यक और बहुलक के सवाल 3 या 5 नंबर में आएंगे, 3 या 5 नंबर में आने वाले सवाल हैं। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 था, ठीक है, ये बिल्कुल सरल आंकड़े है ना। अब मान लो आंकड़े थोड़े से टफ हुए, जैसे सवाल नंबर 5 में इसका लेता हूं, है ना। सवाल नंबर 5 में आपको क्या दिया है, सुनिएगा ध्यान से, है ना। सवाल नंबर 5 में आपको क्या दिया है, सवाल नंबर 5 में एक टेबल बनाकर दी इन्होंने हमें, ठीक है। वेतन रुपए में, वेतन किसमें, रुपए में, और दूसरा कॉलम दिया कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या। मैं अपने हिसाब से अपनी राइटिंग में लिख रहा हूं, है ना, आप अच्छे से राइटिंग में लिखे इसको, कर्मचारियों की संख्या, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए। तो वेतन क्या दिया है, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10000, क्लियर है ना। और इधर संख्या क्या दी है, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3 और 1, ये संख्या दी है, ठीक है। कुल योग कितना है, 60। कुल योग कितना दिया है, 60 है ना, मतलब टोटल लिखा है ना ऊपर, देखिए सवाल नंबर 5 है, ये पेज नंबर 6 का है ना, जो नोट्स आपको मिले उसमें से पेज नंबर 6 का सवाल नंबर 5, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात कीजिए। फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का वेतन है, मतलब आप इस टेबल को समझिए, 16 कर्मचारी में से हर एक कर्मचारी 3-3 हज़ार कमा रहा है, 16 कर्मचारी में से हर एक कर्मचारी 3-3 हज़ार कमा रहा है। आई बात समझ में। 12 कर्मचारियों में से हर एक कर्मचारी 4-4 हज़ार सैलरी पा रहा है, 10 में से हर एक कर्मचारी 5-5 हज़ार पा रहा है। समझ गए टेबल, ये टेबल की कहानी है। अब हमें इसका निकालना है माध्य, क्या निकालना है, माध्य। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो माध्य में निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। माध्य निकालने की बात करें तो आपके माध्य का फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा वो लगेगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। आई बात समझ में। इसको आप क्या लिखेंगे, एफ आई, बारंबारता लिखेंगे। मैंने आपको बताया इसको आप क्या लिखोगे, बारंबारता। आई बात समझ में। और इसको क्या लिखते हो आप, एक्स आई लिखते हो कि नहीं लिखते हो, बताया मैंने आप लोगों को। जो नॉर्मल डेटा होता है, ओरिजिनल आंकड़ा जो होता है उसको आप क्या लिखते हैं, एक्स आई, और कर्मचारियों की संख्या को क्या लिखते हैं, एफ आई, यानी कि बारंबारता। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। यानी कि 3000 कितनी बार, 16 बार, कितनी बार है ना, एफ आई, ठीक है। अब सबसे पहले आप जब भी सवाल आए इस प्रकार का तो सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्मूला लिखें।
फॉर्मूला लिखने के बाद आपको पता चलेगा किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को निकालने के उद्देश्य से आपकी टेबल भी बन जाएगी और टेबल में क्या क्या बनाना है वो भी सब बन जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? फॉर्मूला। आई बात समझ में? चलिए फॉर्मूले की बात करें तो समेशन एफ आई एक्स आई अपन समेशन एफ आई। क्लियर? तो चलो समेशन एफ आई, ये एफ आई है बारंबारता, समेशन का मतलब बारंबारता का योग, सम। तो इन सब का सम बताइए समेशन एफ आई 60 है कि नहीं है? तो समेशन एफ आई का मान तो आप क्या रख दोगे? बटे में 60। अब हमें क्या चाहिए? समेशन एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई चाहिए ना, तो एफ आई इंटू एक्स आई बना लें। ये एक्स आई है, ये एफ आई है, तो एक और कॉलम आपको बनाना पड़ेगा एफ आई इंटू एक्स आई का इस टेबल में। आई बात समझ में? एक और कॉलम बना लेते हैं एफ आई इंटू एक्स आई का। ठीक है, तो 3000 इंटू 16 48,000। क्लियर? फिर उसके बाद 4000 इंटू 12 ये भी 48,000। ऐसे करते करते सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूंगा। ये सवाल का उत्तर सब लिखवाया मैंने, पूरा सॉल्व किया ही, बात ये सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो आज से 6-7 महीने बाद भी देखेंगे तो आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है ना। 48,000 48,000, ये 50,000, ये 48,000, ये 42,000, ऐसे कर करके जोड़ लेना। तो अब सुनिए मेरी बात, आपको सिर्फ एफ आई इंटू एक्स आई नहीं रखना है, उसका योग रखना है। तो जो एफ आई एक्स आई इन सबका योग करेंगे आप, योग करेंगे, जो भी योग आएगा, जो भी मान आएगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, सिर्फ हम रिवीजन कर रहे हैं, जो भी योग आएगा उसको आप ऊपर रखेंगे यहाँ पर और भाग दे के फाइनली आपका उत्तर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर? इसका उत्तर आपको पता है कितना आएगा। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा। तो अंत में एक लाइन लिखेंगे, ठीक है, कि फैक्ट्री के कितने कर्मचारी थे। अब सोचिए, लास्ट में जब आप लिखेंगे ना, उत्तर आने के बाद एक लाइन आप लिखेंगे लास्ट में। क्लियर? जो सवाल आपसे पूछा गया है उसका जवाब आप देंगे यहाँ पर। आई बात समझ में? जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो उसका जवाब उसी भाषा में दो जिस भाषा में आपसे पूछा गया है। अच्छा, किस भाषा में सवाल पूछा है आपसे? फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करें। फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करें। तो भैया फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन इतना प्राप्त हुआ, जो भी, तो फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों को माध्य वेतन इतना प्राप्त हुआ, ऐसे करके लास्ट में सहजता से आपको लिखना है। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, तो हम अभी किस पर फोकस करेंगे? माध्य पर, है ना। तो देखिए माध्य में इस प्रकार की टेबल, आप कितने लोग थे? 60 लोग थे ना। तो माध्य में इस प्रकार का सवाल हमारे सामने आया और इस प्रकार से हम इसको करेंगे। आई बात समझ में? 2 सेकंड रुकिए, थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर स्टार्ट करते हैं ना। चलो आगे चलते हैं अभी हम, है ना। अब माध्य, मैंने बोला ना सवाल बड़ा कब होगा? जब दिया हुआ आंकड़ा बढ़ता जाएगा। देखो 60 लोगों का आंकड़ा था, कितने लोगों का डेटा था? ये 60 लोगों का था कि नहीं था? आती है क्या बात समझ में, है ना। कितने लोगों का डेटा है? ये 60 लोगों का, है ना। ठीक है, तो 60 लोगों के डेटा अब ऐसा लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता ना, इसलिए 60 लोगों के डेटा को कैसे टेबल बना के दिया कि नहीं दिया। मैंने बोला था ना जैसे जैसे आंकड़ा बड़ा होता जाएगा फॉर्मूले सामने आते जाएंगे। आई बात समझ में? अब आप सोचेंगे सर ये फॉर्मूला कैसे बना? मैं ये भी बता सकता हूँ ये फॉर्मूला कैसे बना, लेकिन वो चीज़ काम की नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, और वो सवाल आएगा भी नहीं, फॉर्मूले का डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, सवाल आएंगे, सीधे सवाल पूछा जाएगा। अब आप बात करेंगे सर ये सवाल कितने नंबर में आ सकता है, तो ये सवाल 5 नंबर में आएगा। कितने नंबर में? 5 नंबर में आएगा, 11 नंबर में नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? 5 नंबर में आएगा ये सवाल। 5 नंबर में टेबल बनाइए, है ना। टेबल बनाने के बाद हम जानते हैं कि माध्य का फॉर्मूला ये है, और टेबल बनाने के बाद फिर तीसरा कॉलम बनाइए। ऐसे करके टेबल बनाने के बाद ये फॉर्मूला लगा के लिखिए। 5 नंबर बड़ी शान से मिलेंगे, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? अब डेटा और थोड़ा सा टफ आएगा, डेटा और थोड़ा सा टफ आएगा तो सवाल और थोड़ा सा बड़ा होगा, फॉर्मूले और नए नए सामने आएंगे। आई बात समझ में? अब हमारे सामने आएगा वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यम निकालेंगे, है ना। ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा का हम मीन निकालेंगे। अब आई बात समझ में? चलिए करते हैं बात। तो इसको मैं रफ करता हूँ, है ना, रफ कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ध्यान देना, है ना। अब जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं वो सवाल 11 नंबर डिजर्व करते हैं। आई बात समझ में, है ना। ये सब मिटा देता हूं मैं। अब हम ध्यान दे रहे हैं स्पेशली मीन पर, माध्य पर, है ना। स्पेशली हम ध्यान देंगे केवल मीन यानी कि माध्य पर।
आई बात समझ में? ठीक है, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे मुझे कवर करना है इसको, है ना। चलिए देखिए, मीन यानी कि माध्य, थोड़ी सी हेडिंग ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं एक सवाल लेता हूँ, जो सवाल हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, ठीक है। एक सवाल आपके सामने, ठीक है, एक आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े का हमें माध्य निकालना है, ठीक है। देखिए आंकड़ा ऐसा है, ये सवाल हम कर चुके हैं वैसे। जैसे आंकड़ा है आपके सामने 10 से 25, 25 से 40, थोड़ा सा पेशेंस रखना, लिख लूँ पहले, है ना। 40 से 55, 55 के बाद 55 से 70, फिर 70 से 85, 85 से 100, है ना, ठीक है। और विद्यार्थियों की संख्या दी है 2, 3, 7, 6, 6, 6, 7, 6, 6 और 6, क्लियर। चलो ये डेटा आपको दिया है ना। ये है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल है ये। और ये क्या है आपका? विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ध्यान देना है ना, ठीक है, ध्यान देना। ये टेबल आपको केवल बस दिया है, ये आंकड़ा दिया है। अब ये देखो, ये जो डेटा दिया है ना, ये जो डेटा आपको दिया है ना, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या, है ना। अब देखो क्या है कहानी। अच्छा, इसमें ऐसा दिया है कि 10 से 25 के बीच कितने विद्यार्थी हैं? 2। 10 से 25 के बीच कितने विद्यार्थी? 2। यानी कि इन दो लोगों के मार्क्स, मान लो इन बच्चों के प्राप्तांक दिए, इन बच्चों ने एग्जाम दी। कितने बच्चे हैं ये? 3, 2, 5, 5, 7, 12, 12, 6, 18, 18, 6, 24 और 24 और 6, 30। 30 बच्चे हैं क्या टोटल? टोटल बच्चों की संख्या कितनी है? 30। इसको हम बारंबारता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FI। तो ये क्या आया आपका? समेशन FI, बारंबारता का योग आया। यानी कि 10 से 25 में बारंबारता, यानी कि कितने बच्चे हैं? 2 बच्चों की संख्या, बारंबारता। तो टोटल कितने बच्चे? 30। 30 बच्चों के प्राप्तांक दिए हैं, ऐसा आप मान लें, उनका मार्क्स दिया है, ठीक है। तो 2 बच्चों के मार्क्स 10 से 25 के बीच है। अब 10 से 25 के बीच तो कई सारे नंबर आते हैं, तो हो सकता है एक बच्चे का मार्क्स 15 हो, एक बच्चे का मार्क्स 20 हो। 10 से 25 के बीच कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में क्लियर? तो 10 से 25 में, अब मतलब आप ये समझे कि टेबल क्या कहना चाह रहा है, क्या दिया है। तो 2 बच्चों के अंक 10 से 25 के बीच है, 3 बच्चों के अंक 25 से 40, इस प्रकार की कहानी है, क्लियर। अब सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लिखेंगे यार, सीधी सी बात है। चलिए लिख लेते हैं फॉर्मूला। क्या है हमारा फॉर्मूला? हमारा फॉर्मूला है कि माध्य निकालना है ना, माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है? माध्य को किससे मेंशन करते हैं? एक्स बार से। समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। बोलो यही फॉर्मूला है क्या माध्य निकालने का? आई बात समझ में क्लियर? अब सुनिए, ये है वर्गीकृत आंकड़े। क्या बोलते हैं इनको? वर्गीकृत आंकड़े, है ना, ग्रुप्ड डेटा। वर्गीकृत आंकड़े नजर आ रहा है क्या सभी को? क्लियरली विजिबल है? इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़े। आप ये चीज समझे, इस वीडियो का उपयोग क्या है, बुढ़ापे तक आपके पास रहने वाला है ये वीडियो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे या आज से 4-5 महीने बाद जब आपको रिवाइज करना होगा, तब आपको इस वीडियो की वैल्यू समझ में आएगी। मतलब 1 घंटे का वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे के अंदर स्पीड बढ़ाकर आप इसको देखेंगे यूट्यूब पर, आधे घंटे में कवर होगा ये वीडियो आपका। आधे घंटे में पूरे टॉपिक का रिवाइज करोगे बहुत अच्छे से। आई बात समझ में क्लियर? तो माध्य एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन FI XI अपन समेशन FI। चलिए तो कर लेते हैं। अब सुनिए मेरी बात, हमें इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बनानी होती है वो बनानी होती है XI। सोचिए ना आप, XI, FI तो है, क्या बनाना है आपको? XI, क्योंकि XI की जरूरत पड़ेगी ना। अब सुनिए, ये है वर्गीकृत आंकड़े, ये वर्ग है ना, ये वर्ग अंतराल 10 से 25 के बीच, ये होते हैं वर्गीकृत आंकड़े। तो अब हम मध्य, माध्यक और बहुलक वर्गीकृत आंकड़े का निकाल रहे हैं। आई बात समझ में क्लियर? यहाँ से हम सीखेंगे। तो XI बनाना होता है, XI यानी कि वर्ग चिन्ह बनाना होता है। चिन्ह ऐसे करके लिखेंगे, आप समझ जाइएगा, है ना। वर्ग चिन्ह बनाना होता है। सबसे पहले एक चीज, सबसे पहली चीज, जब भी वर्ग अंतराल आए तो वर्ग अंतराल को कन्वर्ट करके आपको क्या बनाना है? XI सबसे पहले। आई बात समझ में? ध्यान रहे, हम माध्य निकाल रहे हैं, मीन, है ना, ठीक है, माध्य पर काम कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। XI बनाने का तरीका क्या है?
इन दोनों के मध्य का मान वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बनाने का तरीका मैं नीचे लिख देता हूं, फिर वापस रफ कर दूंगा उसको, है ना। वर्ग चिन्ह कैसे बनाया जाता है? वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं क्लास मार्क्स अंग्रेजी में। वर्ग चिन्ह बनाने का तरीका होता है, जैसे इसका वर्ग चिन्ह क्या बनेगा, 10 + 25 बटा 2, 10 + 25 बटा 2, यानी कि ये निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2, है ना। इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, इसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट बाई 2, हिंदी में बोलेंगे निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा, निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2। तो सब जब भी ये सवाल आप करें, जब भी एक्साई बनाए, तो जब भी आप डेरिवेशन लिखेंगे उसमें वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला लिखेंगे जरूर सबसे पहले, कि वर्ग चिन्ह बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2, फिर निम्न वर्ग सीमा लगाइए 10 और ऊपरी वर्ग सीमा लगाइए 25, मान रखिए 2, और फिर उसके बाद वर्ग चिन्ह 10 + 25 कितना आएगा, 35। 35 का आधा क्या होता है, 17.5। तो बताइए इसका वर्ग चिन्ह क्या बनेगा, 17.5। क्या बनेगा, 17.5। आती है क्या बात समझ में, क्लियर है? तो इसका वर्ग चिन्ह क्या बनेगा, 17.5। क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से बस एक ही निकाल के दिखाना है, बस इतना ही दिखाना है आपको, सारे निकाल के नहीं दिखाने, इतना आपको दिखावा करना पड़ेगा। ये बात समझ, जब भी ये सवाल हल करेंगे आप, ठीक है, ये दिखावा आपको करना है सबसे पहले, फिर बाद में आएगा फॉर्मूला। पहले ये आप लिखेंगे, क्योंकि पहले एक साई बनाओगे ना यार, तभी तो फॉर्मूले में लगाओगे, तो पहले एक साई बनाओ आप। आई बात समझ में, क्लियर? वर्ग चिन्ह ये, और इस प्रकार से आपको लिखना है। आई बात समझ में, क्लियर? 17.5, ठीक है। इसी प्रकार से, या फिर दूसरा तरीका, दोनों को जोड़ के आधा करो, या फिर इनके बीच का 10 और 25 के बीच 17.5 आता है, 25 और 40 के बीच आएगा, कौन आएगा, 32.5 आएगा शायद, 4 5 6 65, यस 32.5, 32.5, 32.5 है ना। 32.5 के बाद आएगा 47.5, आप निकाल लें इन सबका, दोनों को जोड़ के आधा कर करके, इसका आएगा शायद 62.5, यस 62.5 आएगा ना, 12, यस ठीक है। इसका क्या आएगा, इसका आएगा शायद 77.5, है ना। और इसका क्या आएगा, 85 और 100 का, इसका आएगा शायद कितना आएगा यार इसका, हाँ 92.5। क्लियर? तो सबसे पहले एफ आई तो एक साई बनाओगे, तभी तो फॉर्मूला यूज़ कर पाओगे ना। चलिए तो अब रखें हम मान, समेशन एफ आई कितना है, समेशन एफ आई कितना है आपका 30। आई बात समझ में, क्लियर? और समेशन एफ आई एक्स आई की बात करें, एफ आई इंटू एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा, तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, एफ आई इंटू एक्स आई। आई बात समझ में, ऐसा एक कॉलम हमें बनाना पड़ेगा, एफ आई इंटू एक्स आई। तो 17.5 गुणा 2 कितना आएगा, 17.5 गुणा 2 ये 35 आ जाएगा। 32.5 गुणा 3, 32.5 को 3 बार करेंगे आप, 1 मिनट में डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ, देख देख कर, है ना, फटाफट, ठीक है। ये 97.5 आएगा, गुणा करेंगे तो 97.5, फिर 332.5 आएगा, ये इन दोनों का गुणा करेंगे 332.5 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 375 आएगा, 375 आएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे आप तो 465 आएगा, 465। क्लियर? और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 555 आएगा। क्लियर? ये कहानी है, ठीक है। अब इसका समेशन भी तो करना पड़ेगा, तो भैया समेशन एफ आई एक्स आई योग ना, समेशन मतलब योग, सबका योग, तो इन सबका योग आएगा 1860। क्लियर? रख दे मान 1860 बटा 30। इसको जब आप हल करेंगे 1860 बटा 30 तो 62 आएगा। तो फाइनली आप एक लाइन लिख देंगे कि भैया माध्य कितना प्राप्त हुआ, 62। आई बात समझ में? इतना सा करना है। 11 नंबर में आ सकता है ये सवाल, 5 नंबर में भी आ सकता है, 11 में भी आ सकता है। आई बात समझ में? कुछ नहीं है, आराम से इजी वे में नेचुरली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले, ठीक है, दी गई सारणी ऐसे करके, या फिर दिया गया आंकड़ा, आई बात समझ में, ठीक है। जो भी वो दे, बच्चों का मार्क्स दे, जो भी दे, उसी की भाषा में लिख दो कि दिया गया सारणी, ठीक है। सारणी बनाने के बाद सारणी के नीचे, पहले सारणी आएगी आपकी टेबल, फिर टेबल के नीचे आप क्या मेंशन करेंगे कि भैया वर्ग चिन्ह। सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, वर्ग चिन्ह, क्योंकि सबसे पहले आपने टेबल में क्या काम किया, वर्ग चिन्ह बनाया। सबसे पहले जो काम कर रहे हो आप, जो काम कर रहे हो उस काम को सबसे पहले दिखाना है टेबल के नीचे। आई बात समझ में? अब दूसरी चीज, आप चाहें तो वर्ग चिन्ह टेबल के पहले दिखा दे तो और अच्छा लगेगा। आई बात समझ में? टेबल के पहले दिखाए, टेबल के बाद में दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं, टेबल के पहले दिखाएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लियर? तो टेबल के पहले, टेबल लिखने से पहले वर्ग चिन्ह। आई बात समझ में? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला लिखे बड़ी शान से, मैं बोल रहा हूँ 3-4 लाइन इसी में कवर हो जाएगी। वर्ग चिन्ह 4-5-6 लाइन इसी में आपकी कवर हो जाएगी। मतलब ये सवाल यदि केवल माध्य निकालना 11 नंबर में आए भी आए, इजीली 5 नंबर में आए तो चिंता नहीं करना, आराम से नेचुरल लिख दो, फॉर्मूला लगा के फटाफट एक पेज भी भर दोगे 5 नंबर में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे नंबर मिलेंगे, कोई रूल नहीं है, आप बिल्कुल फ्रिक्वेंटली लिखें, ठीक है।
11 नंबर में आता है तो पहले वर्ग चिन्ह में 4-5 लाइन आपके फिलअप होंगे, आई बात समझ में क्लियर। फिर टेबल आपकी कवर अप कर लेगी बहुत अच्छे से, मतलब वर्ग चिन्ह और टेबल बनाने में आपको पूरा पेज तो यूं ही चला जाएगा। और अगले पेज पे आप फॉर्मूला लिख के, हम जानते हैं कि फॉर्मूला, और इस प्रकार से, और ये मान सारे आपके यहाँ पर होंगे, अगले पेज पर फॉर्मूला लिख के पूरा आप आराम से आंसर दें। 2 पेज आराम से भरेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। 11 नंबर में केवल माध्य निकालने वाला सवाल आ सकता है, आप कर सकते हैं। 5 नंबर में आया तो 1 पेज भर देना, है ना। वर्ग चिन्ह को थोड़ा सा शॉर्ट में साइड में बता देना, इस प्रकार से 1 पेज भर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये सवाल 11 नंबर डिजर्व करते हैं, क्लियर। ये हमने क्या निकाला अभी, माध्य। कितना माध्य है इसका, 62। अब मैं आपको बता दूं, माध्य निकालने की 3 विधियां हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं हम, प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, बताया था मैंने। इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना। 45 मिनट हो चुके हैं, 1 घंटे का वीडियो को बोला था मैंने। देखिए प्रत्यक्ष विधि, इसको हम क्या बोलते हैं, इस विधि को प्रत्यक्ष विधि, ध्यान देना। इस विधि को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम इसको बोलते हैं, माध्य निकालने की डायरेक्ट मेथड, है ना। ये डायरेक्ट मेथड होती है माध्य निकालने की, प्रत्यक्ष विधि, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब एक और विधि होती है कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। तो अब मैं लगाने जा रहा हूं एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी कि कल्पित माध्य विधि। अब देखिए एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, आई बात समझ में। इसको हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि, है ना। तो इसका जो माध्य निकालने का फॉर्मूला है कल्पित माध्य विधि, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। अभी हमने 62 माध्य को प्राप्त किया डायरेक्ट विधि से। अब हम एक और मेथड है इसकी, कल्पित माध्य विधि, उस विधि से हम वही 62 माध्य प्राप्त करेंगे। देखिए माध्य x बार। अब आप बोलेंगे सर सवाल आएगा तो किस मेथड से करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बताता हूं अभी, आप शांति से देखिए ना। माध्य x बार, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, बताया था मैंने, a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, आई बात समझ में। यहां पे डी आई होता है विचलन, डी आई क्या होता है, विचलन, यानी कि डेविएशन, बताया था मैंने। यहाँ पे डी आई क्या होता है, विचलन, यानी कि डेविएशन, बताया था मैंने, आई बात समझ में। तो यदि आप कल्पित माध्य विधि लगाते हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे आप, आई बात समझ में। डायरेक्ट मेथड के लिए ये फॉर्मूला लिख लो, कल्पित माध्य विधि के लिए ये लिख लो, आई बात समझ में, ठीक है। अब कल्पित माध्य विधि में हम क्या करते हैं, ए मतलब होता है कल्पित माध्य, अज्यूम्ड मीन। ए मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, आई बात समझ में। अब सुनिए मेरी बात, मैंने आपको बताया है कि नई नई मेथड बनाई गई है डेटा को इजी करने के लिए, आई बात समझ में। अब सुनिएगा, ये जो एक्सआई है, आपको नहीं लगता है इसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ा बड़ा हो गया। सोचो आप एग्जाम में बैठ के इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे, टाइम टेकिंग होगा कि नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अलग अलग मेथड, 3 मेथड है माध्य निकालने की। तीनों मेथड क्यों बनाई गई, हमारी सुविधा के लिए, हमारे इस कैलकुलेशन को सरल करने के लिए। क्या सरल रास्ते पे 62 उत्तर तक जाया जा सकता है, यस। ये रास्ता टफ था, बड़े बड़े नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हो एग्जाम में बैठकर, टफ है, ये काम हमें नहीं करना है। तो ये जो पहली विधि ये है बेसिक डायरेक्ट विधि, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप 2 मेथड हो रहे, तो वो 2 मेथड बनाई गई है हमारी सुविधा के लिए, हमारे फायदे के लिए। अपना फायदा है, थोड़ा लालच दिखाओ, अरे यार हमारा फायदा होगा, कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, ये बात समझ में। तो अब ये लोग क्या करते हैं, इसमें ये होता है कि एक्स आई को छोटा कर देते हैं, एक्स आई को क्या कर देते हैं, छोटा, एक्स आई को छोटा कर देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, डी आई। एक्स आई को छोटा, क्योंकि दुश्मन कौन है, किसकी वजह से कैलकुलेशन बड़ा हुआ, ये नंबर बड़े बड़े हैं ना। यदि इसी की जगह 3, 4, 5 होता तो कैलकुलेशन 3 दूनी 6, कितना छोटा छोटा हो जाता। ये दुश्मन है, आई बात समझ में। ये जो आंकड़ा ये दुश्मन है, तो इस आंकड़े को छोटा करेंगे, एक्स को छोटा करेंगे, एक्स को जब छोटा करेंगे तो उसको बोलेंगे हम डी आई, और डी आई को क्या बोलते हैं, विचलन, डेविएशन, आई बात समझ में। तो दिए गए आंकड़े को छोटा करके हम वही 62 लेके आएंगे, आई बात समझ में। तो आंकड़े को छोटा कैसे करें, बड़े बड़े नंबर को छोटा कैसे करें, इसलिए मेथड का आविष्कार हुआ है, आई बात समझ में। तो चलिए अब हम दूसरी मेथड लगाएंगे, डी आई, ये वाली अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। अब इसमें हम क्या करेंगे, मानेंगे ए हम अज्यूम करेंगे, मानेंगे। तो माना कि कल्पित माध्य
माना कि कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य कैसे मानेंगे मैं आपको बताता हूँ। कल्पित माध्य इस श्रेणी में से कोई भी बीच का नंबर, तो बताइए बीच में 2 आ रहे हैं, इन 6 लोगों में बीच में 2 लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन 2 लोगों में हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला, छोटा वाला। अब बड़ा वाला भी ले सकते हैं, हमें क्या लेना है, छोटा वाला, ठीक है। अब छोटा वाला 47.5 क्या मान लिया हमने, कल्पित माध्य 47.5, आई बात समझ में। और डी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो क्लासेस में मैंने पढ़ाया था उसकी बात अलग थी, यहाँ सिर्फ मैं समरी बता रहा हूँ, वहाँ तो पूरी पिक्चर खोल कर रखी थी मैंने, उतना टाइम नहीं है ना 1 घंटे में। आप सोचिए लगभग 8-10 क्लासेस का कंटेंट 1 घंटे में दे रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है ना। XI माइनस ए क्या माना आपने, 47.5। अब एक चीज़ मैं बता दूँ, ए आप कुछ भी मानेंगे तो भी आंसर 62 ही आएगा। ए आप इसमें से कुछ भी मान लेंगे, जैसे मैंने 47.5 माना, आप कुछ भी मानोगे तो भी उत्तर आपका 62 ही आएगा। लेकिन बीच का नंबर मानने से कैलकुलेशन छोटा से छोटा होता है, छोटे से छोटे नंबर तक पहुंच पाते हैं बीच वाला लेने से। क्लियर, ये कहानी में सुना चुका हूं इसकी, ठीक है। और ये भी सुना चुका हूं कि भैया इसका उत्तर इस कल्पित माध्य पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, आई बात समझ में। चलिए तो अब XI माइनस है, तो इसमें 47.5 माइनस करेंगे, XI हर एक XI में से, हर एक में से 47.5 घटाएंगे आप, इसमें से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30 आएगा, इसमें 47.5 घटाएंगे माइनस का 15 आएगा, इसमें 47.5 घटाएंगे 0 आएगा, इसमें 47.5 आप घटाएंगे तो 15 आएगा, इसमें 47.5 आप घटाएंगे तो 30 आएगा, इसमें 47.5 आप घटाएंगे तो शायद 45 आएगा। आई बात समझ में क्लियर। तो ये देखो हमने इसको छोटा कर लिया कि नहीं कर लिया। अब XI की जगह कौन काम करेगा, DI। XI की जगह कौन काम करेगा, DI। X को छोटा कर लिया, अब हमें ये नहीं करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये। आई बात समझ में। तो चलिए हल करें इसको। कल्पित माध्य क्या माना, A 47.5, यही माना ना आपने। कल्पित माध्य A आपने क्या माना, 47.5 माना कि नहीं माना, आती है क्या बात समझ में क्लियर। तो कल्पित माध्य A हमने माना यहाँ पर 47.5, क्लियर। A माना हमने 47.5, ठीक है, प्लस A माना हमने 47.5 प्लस, और समेशन FI, भैया समेशन FI तो 30 था ही ना, समेशन FI तो 30 था ही। अब हमें क्या निकालना है इसमें, सुनिए, समेशन FI तो आपका 30 था ही, अब आपको निकालना है यहाँ पर समेशन FI DI, आई बात समझ में। चलिए निकाल लेते हैं समेशन FI DI। तो समेशन FI DI यदि हम निकालें तो ये रहा FI, ये रहा DI। अब आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा, FI इंटू DI, ये गुणा है बीच में है ना, FI इंटू DI, आई बात समझ में। चलिए FI इंटू DI करें, FI इंटू DI करें तो 2 इंटू 30 क्या आएगा, -60, 3 इंटू 15 क्या आएगा, -45, 7 इंटू 0 क्या आएगा, 0, 6 इंटू 15 क्या आएगा, 90, 6 इंटू 30 क्या आएगा, 180, और 6 इंटू 45 क्या आएगा, 270। लेकिन हमें समेशन FI DI चाहिए ना, FI DI का योग चाहिए, तो चलिए निकाल लेते हैं समेशन FI DI। तो इसका योग करेंगे तो समेशन FI DI का योग आपका क्या आ जाएगा, 435 आएगा। इसको आप कर लेना है ना, प्लस माइनस पूरा जोड़ लेना, प्लस माइनस करके 435 आएगा। तो रख दे यहाँ पर 435, क्लियर, ये रख दिया हमने 435 यहाँ पर, ठीक है। 435 रखने के बाद तो इसका उत्तर यहाँ पर जो बनेगा 435/30, तो 47.5 प्लस 14.5, आगे बढ़ाओगे इसको तो ये क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट है ना ये आएगा 14.5, ये आप निकाल लेना। और देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 62। देखो इस रास्ते से भी आंसर सेम 62 आया कि नहीं आया, इस रास्ते से भी आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो इस रास्ते से भी आंसर क्या आएगा आपका, 62 का 62, आई बात समझ में। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि इस रास्ते से जाने में हमें छोटा छोटा जोड़ना पड़ा, यहाँ समेशन FI XI निकालना पड़ा था, पहला संघर्ष कहाँ हुआ, यहाँ पे FI इंटू XI निकालना है आपको, और यहाँ आपको FI इंटू DI निकालना है। एक्चुअली ये है कैलकुलेशन का पार्ट। FI इंटू XI आपको बहुत महंगा पड़ा था, FI इंटू XI देखो कितना बड़ा बड़ा गुणा किया था आपने, FI इंटू XI कितना बड़ा बड़ा आया था, गुणा करने में टाइम लगेगा। एग्जाम में तो वैसे ही माहौल थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है, उस माहौल में बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, टफ होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में क्लियर। तो इसीलिए तो ये मेथड बनाई गई। अब आप देखो यहाँ FI XI निकालना था, कल्पित माध्य विधि में FI DI निकालना है, आई बात समझ में। अब FI DI निकालना देखो इजी हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि XI को हमने छोटा कर लिया, XI की जगह कौन काम कर रहा है, DI।
कर लिया हमने छोटा, आई बात समझ में। अब इसकी जगह जब ये काम करेगा तो बताइए ये एफ आई डी आई भी छोटा छोटा आया कि नहीं आया। एफ आई एक्स आई आप देखो कितना बड़ा बड़ा था, एफ आई डी आई कितना छोटा छोटा आया। जोड़ना महंगा पड़ रहा था, जोड़ना यहाँ पर ईजी हुआ कि नहीं हुआ, आई बात समझ में क्लियर। तो आप ही देखिए हमारी सुविधा के लिए बनी है ना मेथड, तो इनसे नफरत क्यों करें, प्यार करें हम इससे, आई बात समझ में क्लियर। इजी है ना, इजी वे में आंसर तक पहुंच गए। अब आप चाहते हो कि नहीं यार और इजी बनाए, इतना बड़ा भी कैलकुलेशन नहीं करना मेरे को, इतना बड़ा भी नंबर नहीं चाहिए, और इजी बनाए। तो और इजी बनाने के लिए फिर एक और तीसरी मेथड बनाई गई। 3 मेथड टोटल, पहली प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, दूसरी कल्पित माध्य विधि अज्यूम्ड मीन मेथड, आई बात समझ में क्लियर। अब तीसरी विधि है स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। एक और विधि हम पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। कहाँ लिख दूँ, 1 मिनट, ये वर्ग चिन्ह वाला पार्ट रफ कर दूँ क्या, यहाँ से है ना, ये पार्ट रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो एक और मेथड है हमारी स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड इधर लिख दूँ क्या, यहाँ पे आ जाएंगे ना 2 कॉलम हमारे, यस आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे उसके लिए अभी, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। 2 कॉलम और बनेंगे, हाँ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ तीसरी मेथड है ये, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि। यानी कि ये है आपका स्टेप डेविएशन मेथड, इसको हम बोलते हैं पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला होता है माध्य निकालने का, एक्स बार निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, है ना, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप एक चीज़ देखिए, डायरेक्ट विधि में एक्स आई होता है, कल्पित माध्य विधि में एक्स आई की जगह डी आई आ जाता है, और पग विचलन विधि में डी आई की जगह क्या आ जाएगा, यू आई। आई बात समझ में, ठीक है। तो एक्स आई, डी आई और यू आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि यार कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भी हमें पसंद नहीं आया यार, ये भी डेटा फिर भी बड़ा बड़ा तो था, हमारे दिमाग में आया, आई बात समझ में। हम इस डेटा को और छोटा करेंगे। पहले हमने क्या किया, एक्स आई को डी आई बनाया, एक्स आई को क्या बनाया, डी आई। अब डी आई को क्या बना देंगे, यू आई। एक्स आई को डी आई बनाया, एक्स आई को डी आई बना के थोड़ा छोटा किया एक्स को, अब डी आई को भी और छोटा करके क्या बनाएंगे, यू आई। आई बात समझ में, कितनी अच्छी चीज़ है नहीं, हमारी सुविधा के लिए मेथड बनाई जा रही, खुश होना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए अब देखिए, पहले एक्स आई को डी आई बनाया, अब हम डी आई को क्या बनाएंगे, यू आई बनाएंगे और छोटा करेंगे। मतलब एक्स को पहले थोड़ा छोटा किया, अब और छोटा करेंगे, एक्स आई की जगह कौन काम करेगा, यू आई। आई बात समझ में क्लियर। अब और छोटा कैसे करेंगे, डी आई को और छोटा करेंगे, एक्स आई को डी आई को और छोटा करेंगे। अब आपको नहीं लग रहा इन सब में 15 से भाग जा रहा है, ठीक से देखो, देखो सब में 15 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 15 से भाग दे के और छोटा कर दो। तो ये क्या था आपका, एक्स आई माइनस ए था कि नहीं था। तो एक्स आई माइनस ए में किससे भाग दे दे हम, 15 से भाग दे दे कि नहीं दे दे। अरे क्या था आपका ये, 1 मिनट रुकना, ये फॉर्मूला होता है, एक्चुअली फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आपको सब बता चुका हूँ मैं, ये सिर्फ रिवीजन है ना, शॉर्ट में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो यू आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आई बात समझ में क्लियर। तो यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, है ना, यानी कि ये एक्स आई माइनस ए है ना, अरे एक्स आई माइनस ए ही तो है ना, ये सब एक्स आई माइनस ए ही तो है। तो एक्स आई माइनस ए में किससे भाग देंगे आप, 15 से। आप देखिए ना, आप खुद देखिए इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, सब 15 से भागित है कि नहीं। इसमें 15 से भाग देंगे तो -2 बन जाएगा, 15 से भाग देंगे -3 बन जाएगा 0, 15 से भाग देंगे सॉरी -1 बनेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 15 से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3। देखो और छोटा हो गया कि नहीं हो गया। आप देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए, x को छोटा करके डी बनाया, देखो छोटा हुआ, इजी हुआ, फिर उसको और छोटा करके कितना छोटा बना दिया। बताइए अब तो कैलकुलेशन बिल्कुल सरल सा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब देखिए क्या बनाया, यू आई, और फॉर्मूला तो यही बना ना, एक्स आई माइनस ए में आपने 15 से भाग दिया, 15 से, तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, और एच बराबर क्या है यहाँ पर आपका 15। आई बात समझ में, 15 से सरल हुआ डाटा। और बताइए एच होता है आपका वर्ग माप, बताया था मैंने आपको, एच क्या होता है, वर्ग माप, और वो वर्ग माप क्या है आपका 15। और ये वर्ग माप की पिक्चर मैंने आपको बताई थी कि जरूरी नहीं है यहां पर वर्ग माप ही लेंगे आप, 15 से भाग जा रहा है इसलिए हमने क्या लिया 15, और किस्मत से वो 15
वर्ग माप भी है कि नहीं है, बताइए 10 से 25 में 15 का अंतर है कि नहीं है, तो किस्मत से वो 15 वर्ग माप है कि नहीं है। तो वर्ग माप बाद में, पहले आप ये देखें कि किस नंबर से भाग देने से सरल हो रहा है। तो हमने देखा कि 15 से सब भागी थे, 15 से बिल्कुल सरल होगा डेटा। वैसे तो 5 से भी भागी थे, लेकिन 5 से भाग देने पर थोड़ा बड़ा बड़ा आएगा। 15 से सब भागी थे, 15 से और छोटा छोटा आएगा। तो सबसे परफेक्ट नंबर भाग देने वाला जिससे बिल्कुल छोटा हो जाए वो 15 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले 15। आई बात समझ में, क्या लिखेंगे 15। लेकिन अब आपने देखा कि यार 15 तो वर्ग माप भी है, तो क्यों ना h लिख दे। आई बात समझ में, क्लियर। तो यहां पर आप जरूरी नहीं h लिखे, यहां पर a बराबर आपने 47.5 माना था ना, तो a की जगह 47.5 लिखे, h की जगह 15 लिखे, है ना। और यहां भी a की जगह x - 47.5 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। वैसा लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम यहां पर बात करें, है ना, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2 3, क्लियर, ठीक है। ui, लेकिन सिर्फ ui नहीं, आपको fi इंटू, चलिए मान रखें a का मान तो 47.5 है ही ना, पहले से माना हुआ है हमने। अच्छा, समेशन fi तो 30 है ही, समेशन fi तो 30 था ही ना आपका, ठीक है। और h कितना है आपका, बताइए। h आपने 15 मान के कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो h कितना है यहाँ पर 15। आई बात समझ में। अब आपको fi इंटू ui चाहिए, तो चलो भैया एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें क्या आएगा, fi इंटू ui। तो fi इंटू ui की हम बात करें तो ये रहा fi इंटू ui, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 0 इंटू 7 0, 1 6 6, 2 6 12 और 6 तिया 18। चलो कर लें समेशन। तो समेशन fi ui यदि हम करते हैं तो fi ui हमारा शायद 29 आएगा, 29। तो समेशन fi ui आप क्या रख देंगे, 29। आई बात समझ में, समेशन fi ui 29। अब जब आप इसको हल करेंगे 47.5 प्लस हल करेंगे तो 15 दूनी 30, 29 बटा 2 14.5 आ जाएगा ये। तो 47.5 प्लस 14.5 आएगा, इसको सॉल्व करोगे आप, रफ में कर लेना। तो देखिए फिर से 62 आया कि नहीं आया। अब आप ही देखो इस 62 को लाने का रास्ता कितना छोटा हो गया। अब गौर से देखो fi ui को देखो एक बार, fi di को देखो, और fi xi कितना बड़ा था, fi di कितना छोटा हो गया, और fi ui तो बिल्कुल छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो सबसे अच्छी मेथड यदि मैं बात करूं कि यार इस सवाल को करते, देखिए आपने देखा है और आपको मैंने पढ़ाया है, सारी चीज़ें मैंने बताया है, सवाल कई प्रकार के हैं। अच्छा, ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि उपयुक्त विधि चुनिए। अच्छा, ये आंकड़ा यदि आता तो माध्य हमने 3 प्रकार से निकाले, 62 62 62। यदि ऐसा सवाल आपके सामने आता, ये 2 कॉलम, और आपके ऊपर छोड़ दिया जाए कि भैया उपयुक्त विधि चुनकर माध्य निकालें, उपयुक्त विधि अपने हिसाब से चुने, आपके ऊपर छोड़ दिया जाए, तो मेरे ऊपर छोड़ा होता तो मैं तो पग विचलन विधि यूज करता। क्योंकि पग विचलन करने से देखो ना कितना छोटा हो गया, सस्ते में इजी वे में आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं इस सवाल में लगाता पग विचलन विधि लगाता, और ऑब्वियसली आप भी पग विचलन विधि ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर। पग विचलन विधि लगाएंगे, आई बात समझ में। अब ये तो कहानी मैंने दर्शा दी। अब आपका सवाल होगा कि सर सवाल में यदि तीनों पूछ लिए तो कैसे करेंगे, माध्य माध्यक बहुलक तीनों यदि 11 नंबर में आ गया तो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे, टेबल में सारी चीजें आप बना देंगे। अरे यार ये क्या किया मैंने, ये बोर्ड किससे भरा है। मान लो 11 नंबर का सवाल आया है माध्य माध्यक बहुलक निकालने के लिए, तो ये बोर्ड मैंने इसी से तो भरा है पूरा। एक ही टेबल बना के माध्य माध्यक बहुलक निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए, सेम काम आपने भी करना है। आई बात समझ में, क्लियर है ना। डी को दिखाना है, डी क्या है, विचलन है। ए क्या है, कल्पित माध्य है। ए की जगह लिखना कल्पित माध्य, माना कि ए बराबर इतना, इतना लिख नहीं सकता ना मैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको लिखना है। एफ बारंबारता है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या, बारंबारता शब्द न भी लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर। फॉर्मूला लगा के बस वैल्यू लगाना है, और फॉर्मूले में कौन क्या क्या है उसको दर्शाना है कि कौन क्या क्या है। ए क्या है ना। यूआई को कुछ नहीं दर्शाएंगे आप, यूआई बस क्या लिखेंगे आप, एक्स आई माइनस एफ होने चाहिए, इतना सा लिखना आपको यूआई में। आई बात समझ में, क्लियर। बाकी डी की बात करें तो डी क्या है, डी आई एक्स आई माइनस ए है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर ये सवाल किस किस रूप में पूछा जा सकता है, तो सुनिए ये सवाल सिर्फ माध्य निकालने को भी आ सकता है। सॉरी, मैंने यहाँ माध्यक और बहुलक की भी बात बोल दी ना अभी। ये सिर्फ माध्य का सवाल है, आई बात समझ में, ठीक है। इसमें सिर्फ माध्य निकालने की बात कर रहे हैं हम। अब माध्य निकालें तो सर कौन सी विधि से निकालें। हो सकता है सवाल वाला आपसे बोल दे कि माध्य तीनों विधि का यूज करके निकालो, आप माध्य निकालो। भूख लग रही है यार, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। माध्य निकालो तीनों विधि का यूज करके, सवाल ऐसा भी बोल सकता है। तो तीनों विधि का यूज करके माध्य निकालने की बात करेगा तो पहले पेज पे तो आप टेबल बना दें,
आई बात समझ में। टेबल बना दे, टेबल में क्या क्या किया वो सारी चीज़ें आप लिख दे, आई बात समझ में। बिल्कुल इजी टेबल बनाए, इतना लोड ना लेके सर इसको भी लिखना पड़ेगा उसको भी लिखना पड़ेगा, नहीं, एक सामान्य तौर पर लिखना है, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, है ना, ठीक है। टेबल बनाई पूरी हमने। टेबल बनाने के बाद स्टेप बाय स्टेप, टेबल बनाने के बाद सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि द्वारा लिखा फॉर्मूला, लगाया मान, उत्तर माध्य प्राप्त हुआ। फिर दूसरा उसके नीचे कल्पित माध्य विधि द्वारा फॉर्मूला लगाया, मान रखा, आंसर, आई बात समझ में। फिर उसके बाद सीधे पग विचलन विधि द्वारा फॉर्मूला रखा, वैल्यू लगाया, खत्म। आराम से 11 नंबर मिलेंगे, तीनों से आंसर 62 ही आएगा, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। और तीनों विधि से पूछे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि हमने देखा कि प्रत्येक विधि द्वारा उत्तर माध्य 62 ही प्राप्त हुआ, क्योंकि उद्देश्य क्या है, तीनों मेथड से उत्तर नहीं बदलेगा, मेथड का उद्देश्य सरल करना। तो जी आप लास्ट में लिख सकते हैं कि प्रत्येक विधि द्वारा लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिखोगे तो आराम से आपको मार्क्स मिलेंगे पूरे, ठीक है। बाकी आपने यहाँ लिख ही दिया समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई डी आई इतना, एफ आई यू इतना, तो बार बार इनको लिखने की जरूरत नहीं है कि दिया गया है या हमने निकाला, बस एक बार लिख दिया ना, सीधे आप मान लगा दीजिए, आई बात समझ में। या फिर मान लगाते समय साइड में आप लिख दे थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा कि भैया हम जानते हैं कि समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, उन एफ आई एक्स आई कितना 1860, ऐसा ब्रैकेट में साइड में, है ना। और समेशन एफ आई जो लगा रहे हो उसको साइड में ब्रैकेट बना के लिख दो तो और प्यारा लगेगा। समेशन एफ आई कितना है 30, आई बात समझ में, क्लियर। जो मान डाल रहे हो ना, एक तो यहाँ तो लिखोगे टेबल के नीचे, साइड में ब्रैकेट लगा के लिख दो, ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। सब उसके साइड में ब्रैकेट में, ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, ये बराबर इतना, क्योंकि एक बार तो आपने लिख ही दिया, आई बात समझ में, क्लियर। कल्पित माध्य माना कि ये सारी चीजें आ गई, बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना। अब इसमें एक तो आपको बोला जाएगा उपयुक्त विधि चुनिए। मान लो उपयुक्त विधि आप डेटा देखकर चुनेंगे कि यार डेटा बड़ा बड़ा हो रहा है, तो उपयुक्त विधि के लिए थोड़ा छोटा करें डेटा को, आई बात समझ में, क्लियर। मान लें आपने पग विचलन विधि चुनी, तो अब सवाल ये उठता है कि सर यदि हमने पग विचलन विधि चुनी तो क्या उसके लिए पूरा टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, पग विचलन विधि जब आप चुनेंगे तो आप देखिए इसमें आपको क्या चाहिए, यूआई चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, यूआई, तो सीधे आप यूआई बनाएंगे, आप डीआई नहीं बनाएंगे, डीआई बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला कॉलम हट जाएगा। सीधे आप सवाल को जब पग विचलन विधि से करेंगे ये कॉलम हट जाएगा डीआई, और एफ आई एक्स आई चाहिए नहीं आपको, ये कॉलम भी हट जाएगा। एफ आई एक्स आई आपको नहीं चाहिए ना, एफ आई एक्स आई रखना है क्या, नहीं, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, एफ आई डी आई भी हट जाएगा, ये भी नहीं चाहिए आपको, मतलब ये 3 कॉलम हट जाएंगे, ये 3 कॉलम हट जाएंगे। इसके बाद सीधे ये 2 कॉलम आ जाएंगे आपके सामने। मान लो आपको पग विचलन विधि केवल लगाना है तो 3 कॉलम हट जाएंगे, न तो एफ आई एक्स आई का काम है न डी आई का काम है, ये 3 कॉलम पूरे हट जाएंगे, आई बात समझ में, 3 कॉलम पूरे हट जाएंगे, क्लियर। इसके बाद 1 2 3 एक्स आई तो बनाना पड़ेगा, एक्स आई के बाद सीधे यू आई और एफ आई हो जाएगा आपका काम, क्लियर। इतना सा करना है जब आप पग विचलन विधि लगाए, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और मैं आपको बता दूं केवल पग विचलन विधि से इसका माध्य निकालने को बोले 11 नंबर में आ सकता है, और बहुत रेयरली 5 नंबर में आ सकता है। पग विचलन विधि से इसका माध्य निकाले आ सकता है 5 नंबर में, कोई शक नहीं है। 5 नंबर में आए तो एक पेज आप भर देंगे इसमें आराम से, क्लियर। सीधे लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ये प्राप्त हुआ, फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे और साइड में ब्रैकेट में लिख देना इसका मान ये हमने लगाया, एक पेज में भी आप लिख सकते हो, क्लियर। और इसी सवाल को 11 नंबर में डिजर्व करता है, 11 नंबर ये पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने को बोले, क्लियर, ठीक है। तो पग विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आप लिख देंगे दिया गया है कि, फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह एक तो फिक्स रहेगा इसमें, वर्ग चिन्ह ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये तो फिक्स रहेगा, ये स्टार्टिंग की 5 लाइन आराम से घेरेगा, आपकी आधा पेज कवर कर जाएगा ये। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2, फिर 1 को निम्न सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा 1 का मान लगा दो और बटा में क्या कर दो आप 2, आई बात समझ में, क्लियर। किसी एक का मान लगा के बटा में आप क्या कर दीजिए 2, 1 मिनट यार, 2 मिनट है ना, हाँ ये मक्खी है, ये काटने वाली शहद वाली मक्खी है, 1 मिनट है ना, हाँ ठीक है। हाँ तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी निम्न सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2, आधा पेज आराम से घेरेगा यदि आपको 11 नंबर में कवर करना है इस सवाल को, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी के नीचे वाले पेज में टेबल बन जाएगी, अगले पेज में फॉर्मूला लिख के आराम से प्यार से पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे खूबसूरती के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ 30 नंबर पूरे में से पूरे हमें लाने हैं, और एक पॉजिटिविटी अपने दिमाग में रखे कि हाँ भैया 30 नंबर हमारे आएंगे, 30 नंबर लेकर चलना। मैं नहीं बोल रहा 20-25 नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा 20-25, जब हम ला सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या है 30, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक नाटक एच का है जो मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि भैया जरूरी नहीं है एच वर्ग माप का ही रोल निभाए। आई बात समझ में? यदि एच वर्ग माप का रोल निभाया, अच्छा इस सवाल में एच वर्ग माप का रोल निभा रहा है क्योंकि भैया आपका डेटा 15 से भागित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई बात समझ में क्लियर? इसलिए आपका वर्ग माप का रोल निभा रहा है, ठीक है। एच यदि वर्ग माप का रोल ना निभाए तो फिर एच के लिए कुछ भी नहीं लिखना है आपको। आई बात है, डिप्लोमेटिक रहना है, क्लियर। तो ये हमने माध्य, अब एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें माध्यक और बहुलक, ये माध्य बताया मैंने आपको, एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें माध्यक और बहुलक का रिवीजन हो जाएगा। आई बात समझ में क्लियर? चलिए ठीक, ओके, थैंक यू, सो ऑल द बेस्ट। फायदा उठाए इस वीडियो का। आई बात समझ में? ये बहुत काम कीजिए आपके लिए मैं बता रहा हूं, और लिटरली इतनी मेहनत मैथ्स में हम जो कर रहे हैं, हम और आप मिलके, कोई बच्चा नहीं कर रहा होगा मैथ्स में 30 नंबर के लिए। आई बात समझ में? तो मेरा तो जुनून है कि आपके 30 में से 30 नंबर आए। शांति से डेली 15 मिनट दीजिए, हर 3-4 दिन के अंतराल पर चलते फिरते कहीं भी इस वीडियो को चला लीजिए, बस इतना ही काफ़ी है। इतने में ही आपका हो जाएगा काम, क्लियर? चलिए ओके, थैंक यू, मिलते हैं।